भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम यूट्यूब का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं 100 रुपये से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम जयपुर डायलॉग्स में एक नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्वागत करते हैं रत्नाकर सिधासिला जी का। रत्नाकर जी वैसे तो एक IT प्रोफेशनल हैं और उनकी रुचि है इतिहास में और राजनीति में। आपने एक पुस्तक भी लिखी है, सो ही इज़ एन ऑथर। पुस्तक का नाम है सिटी ऑफ विक्ट्री, द राइज एंड फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपका स्वागत है रत्नाकर जी। नमस्ते। रत्नाकर जी, रजाकार लोगों के बारे में बात तो कई बार होती रही है, ऑपरेशन पोलो भी हमने देखा है। और एक मिनट जी, हाँ, 1 सेकेंड, सॉरी। हेलो, सॉरी, कैन स्टार्ट। ऑपरेशन पोलो के बारे में हम जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद और हैदराबाद के भारतीय गणराज्य में इंटीग्रेशन के बाद ये जो पूरा इतिहास है ये लगभग मिटा सा दिया गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो PV नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने अपने समय में एक मूवमेंट लॉन्च किया था निज़ाम के खिलाफ, लेकिन बाद में जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण रहे, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी इस पूरे इतिहास को वाइट वॉश करने का काम किया। तो अब थोड़ा सा आप बताएं, इस इतिहास के बारे में भी बताएं कि एक सोर्सेस हम कहाँ से ले सकते हैं, ये भी बताएं, और जो वाइट वॉश हुआ वो क्या एक्सटेंट है उसका। जी देखिए, अगर आपको रजाकर्स के बारे में पता चलना है ना, तो थोड़ा हैदराबाद स्टेट के बारे में पता चलना पड़ेगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा हैदराबाद स्टेट में क्या नाम है। देख, ये जो भारत में 5 प्रिंसली स्टेट्स था जिसको 21 गन सैल्यूट का वर एंटाइटल्ड 21 गन सैल्यूट, इसमें हैदराबाद एक था। वो बेसिकली निजाम का सबसे वो जो बेसिकली ब्रिटिश का सबसे क्लोज एलाई था निजाम। जो हैदराबाद स्टेट आप बोल रहे हैं ना, वो तो बहुत एक्चुअली इट वाज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट। इट्स अराउंड 215,000 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। औरंगाबाद से, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लेकर तेलंगाना में महबूब नगर तक और आदिलाबाद से लेकर कर्नाटक में रायचूर तक, इसलिए वो जो आजकल महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन, उत्तर कर्नाटका रीजन और तेलंगाना रीजन, इन तीनों मिलके ये हैदराबाद स्टेट हुआ है। हैदराबाद स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू था, अराउंड 85%। मुस्लिम्स का 12% था, बाकी सब क्रिश्चियंस, 6 पारसीज और बाकी था। और मेजॉरिटी लैंग्वेज था तेलुगु, अराउंड 48%। उसके बाद मराठी 26.4%, कन्नड़ा 12.3% और उर्दू 10.3%। सो इफ यू टेक इट ओवरऑल, ज्यादातर यहाँ पर तेलुगु हिंदू का पॉपुलेशन ज्यादा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हैदराबाद स्टेट में हिंदू लोग मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था।
चाहे जॉब्स में हो या एजुकेशन में हो, सब में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए गवर्नमेंट में था, गवर्नमेंट में पूरा अराउंड 70 to 80% मुस्लिम्स था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में था या पुलिस में था या जुडिशियरी में था, इट वाज मुस्लिम डोमिनेटेड, दो मुस्लिम्स वर ओनली लाइक 12% ऑफ द पॉपुलेशन। आर्मी में भी मुस्लिम ऑफिसर्स का डोमिनेशन था, एंड निजाम और उसके नोबल्स और 40% ऑफ द जो जमीन थे वो सब निजाम के कब्जे में थे, निजाम और उसके नोबल्स के कब्जे में थे। सो यहाँ पे पूरा का पूरा मुस्लिम डोमिनेशन ही था हैदराबाद स्टेट में, दो मेजॉरिटी वाज हिंदू। और यहाँ और इसके सिवा वहां पे क्या हो रहा है कि 1946 में एक तेलंगाना का रिवोल्ट हो गया। क्या हुआ कि ये जो रूरल पार्ट्स ऑफ हैदराबाद स्टेट है उसको संस्थानम्स में डिवाइड कर दिया। संस्थानम्स में बेसिकली जमींदारी, या आपको आप जो बोलते हैं ना जमींदारी जागीरदारी, उसी तरह तक एक संस्थानम था। वो संस्थानम में क्या कि दीस वर इस पे ये रेड्डी वेलमा दोरास जो जमींदार थे और कुछ रीजन्स में देशमुख थे, दे वर द वंस हु आर रूलिंग ओवर दिस संस्थानम्स। तो वो क्या करता है कि ये जो लोग हैं वो प्रेजेंटरी वो किसानों से, जो गरीब किसान थे, गरीब या ऑर्डिनरी मीडियम किसान से, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करवाते। और एक ट्रेडिशन होता था वेट्टी चाकरी बोल के। वेट्टी चाकरी का मतलब है बॉन्डेड लेबर। वो क्या करता था कि वो ये जो किसान लोग है या ये जो गरीब लोग है ना, उनके साथ एग्रीमेंट लेकर दे कि हम जिंदगी भर आप ही के अंदर काम करेंगे और किसी के अंदर काम नहीं करेंगे। और ये जो जमींदार से ये उसको दोरा बोलते हैं, उसको निजाम से बहुत अच्छा ताल्लुक था। वो क्या करते कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो टैक्सेस वो सब उसमें आधा हिस्सा निजाम को दे देते। और निजाम क्या करता है कि उनको वो दोरा लोग को, वो जमींदार और दोरा लोग को उसको अपनी मर्जी से चला देते थे। वो क्या बोलते हैं कि क्विड प्रो क्यू क्वाइट ऑफ अरेंजमेंट था। तो ये पहला रिवोल्ट हुआ है, इसके अगेंस्ट है एक औरत था चाकली इल्लम्मा, जो चाकली इल्लम्मा, शी वाज द वन हु स्टार्टेड इट। उसने 4 एकड़, शी टुक 4 एकर्स ऑफ लैंड। हमने हमारे साइड वो क्या बोलते हैं, कौलू बोलते हैं। कौलू मैंने जमीन को लीज में लेकर उस पे फार्मिंग करने का। तो वो अपने 4 एकर्स पे खेती बाड़ी कर रहे थे, और वो जो लोकल जमींदार है जिसका नाम है रामचंद्र रेड्डी, वो उसको ग्रैब करने की कोशिश कर दी, जबरदस्ती छीन लेने की कोशिश कर दी, और उसने इसके खिलाफ लड़ाई। और ये उसकी ये बगावत से बाकी के सब जो भी फार्मर्स थे, बाकी के सब वो भी मोटिवेट हो गए, वो भी रिवोल्ट करने लगे हैं। और आंध्र महासभा एक पार्टी था और ये कम्युनिस्ट पार्टी था। ये दोनों अब ये बगावत में आ गए, और कई गांव, छोटे शहर को ये जो जमींदार और दोरा से मुक्त करने लगे हैं। तो ये तो ये तो पूरा फैल गया था, पूरा तेलंगाना में ये फैल गया था। एक पॉपुलर तेलुगु सॉन्ग था कि बंडेनक बंडी कट्टी 16 बदल कट्टी నేను వస్తున్నాను కొడకరో నైజాం సర్ కురోడా। बेसिकली इसका ट्रांसलेशन क्या है कि टाइम वन का आफ्टर अनदर, लाइक ये मैं 16 गाड़ी लेके मैं तेरे लिए आ रहा हूं नैजाम सर करोड़ा में, जो नैजाम का गुलाम है। तो ये नैजाम के खिलाफ काफी कुछ डिस्कंटेंट आ गया था। एक साइड था सुंदरैया राजेश्वर राव जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स, एक साइड था कांग्रेस लीडर्स लाइक स्वामी रामानंद तीर्थ, पीवी नरसिम्हा राव। और ये मिलके, और मैं पहली बार जो बोल रहा हूं कि जो हिंदूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि उसको उसको गवर्नमेंट में ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उसको आर्मी में ठीक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और हाँ, उर्दू को ऑफिशियल मीडियम बनाया था जब हार्डली 10% ऑफ द पीपल वर स्पीकिंग उर्दू। उसको फोर्सबली इंपोज कर दिया था एजुकेशन में।
जब निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी खोला था उसको भी उर्दू मीडियम में खोला था, जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इन हैदराबाद स्टेट और स्पीकिंग इन तेलुगु, मराठी और कन्नड़ा, उन सबको छोड़ के उर्दू मीडियम में लगा था। सो ये भी एक फैक्टर था निजाम के खिलाफ आवाज उठाने का, तो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये सब देख के निजाम ने कसीम रिजवी को और मौका दिया कि इसको कैसे काउंटर कर लेंगे। रिजवी एक्चुअली ओरिजिनल, ये कसीम रिजवी जो है वो ओरिजिनली लखनऊ से था, वो बाद में हैदराबाद को माइग्रेट हुआ और लातूर में एक प्रैक्टिस, एक अच्छा बहुत अच्छा लीगल प्रैक्टिस रख दिया था। उसकी ससुर एक डीएसपी भी था, सो वो काफी हाईली कनेक्टेड था। तो ये रजवी जो है पहला, ही वाज अ मेंबर ऑफ दिस एमआईएम, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है दिस, और उसका पहला मीटिंग 1927 में हुआ था। यह मजलिस का मेन एम था कि इंडिया में एक मुस्लिम राज्य का स्थापन करने का, निर्माण करने का, इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन। वो उसका क्या चाहता कि हैदराबाद को एक मुस्लिम स्टेट बना दे, पूरा इस्लामिक स्टेट बना था। और उसका पहला और उसका ये तो हुआ था बहादुर यार जंग। He was the one who gave the radicalization of this one. वो क्या चाहता था कि हैदराबाद एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट बन जाए और वो पूरा शरिया से गवर्न कर दिया जाए। तो वहां पे क्या हो गया थी, जब बहादुर यार जंग 1944 में उसका मौत हो गया, तो रजवी जो रजवी वाज ऑलरेडी बीइंग नोटिस्ड, वो रजवी ने एमआईएम को ही टुक ओवर द एमआईएम। अब देख रहे हैं कि जब अब ये रिवोल्ट, ये निजाम के जो खिलाफ रिवोल्ट है, उसको काउंटर करने के लिए उसने रजाकर स्टार्ट किया था। रजाकर का एक्चुअल मतलब है पर्शियन में वॉलंटियर का मतलब है, या इट मींस वॉलंटियर। तो उसने ये यूनिट रजाकर से स्टार्ट किया था। 1917 में जब बांग्लादेश में भी वही नाम दिया था वो लोगों को जिसपे हिंदू पे बहुत अत्याचार किया था। हाँ, वो भी रजाकार बोले थे। यस, वो भी रजाकार बोले थे, उनको भी रजाकार बोल रहे थे। तो ये रजवी और रजाकर्स को निजाम ने ही पूरा एनकरेजमेंट दिया था, उसको पूरा आर्म्स दिया था, उसको पूरा फंडिंग दिया था। बाद में निजाम बोला था कि मैं मजबूर था, रजवी ने मेरे को मिसलीड कर दिया, मेरे को पता नहीं था। बट नहीं, उसको सब कुछ पता था निजाम को। वो डेलिबरेटली इसको फंडिंग दे दिया, उसको एनकरेज किया, जो भी रजवी कर रहा था उसको पूरा हैंड दिया। और निजाम का जो पूरा पुलिस है वो रजवी के साथ था, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो लॉयर्स है, ऑफिशियल्स है, वो सब रजवी के साथ था, सबको पता था। वो बाद में वो ही ट्राई टू एक्ट एज इफ ही वाज वेरी हेल्पलेस, कि मैं बेचारा हूं, मैं मजबूर था। नो, वो कोई मजबूर नहीं था। वो पता, ही डेलिबरेटली डिड इट टू सप्रेस दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हिम, जो इट वाज दोनों तरह से हो रहा है कि कम्युनिस्ट और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। और ये रजाकर्स, दे स्टार्टेड अ रेन ऑफ टेरर इन द हैदराबाद स्टेट। एक मानो इतना अत्याचार किया कि उसको रजाकर का अत्याचार के बारे में बताना है तो वो एक्चुअली एक सेपरेट चैप्टर है। बट लाइक वो क्या कि एक दो तीन इंस्टेंस मैं देता हूं, आपको पता है। तेलंगाना में एक फेस्टिवल है बतुकम्मा बोल के, वो जो नवरात्रि के टाइम में होते हैं बतुकम्मा। बतुकम्मा में क्या करते हैं कि औरत लोग जो है वो एक फूल, ऐसा फूल वाला एक फूल सजाते थे जो देवी का प्रतीक है, और उसके और अराउंड इट वो सर्किल में घूम के गाना गाते हैं, डांस करते हैं। ये रजाकर्स ने क्या किया कि एक प्लेस था वाडी, वो अब कर्नाटका में है, वहां जाके जो लोग बतुकम्मा सेलिब्रेट कर रहे थे वो सब लेडीज को उसको पूरा विवस्त्र कर दिया, और विवस्त्र करते उसको मजबूर किया कि आप ऐसे नंगे ही नाच लो, बतुकम्मा कर लो सबके सामने। आप सोच रहे हैं ना कि किस तरह की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हिंदू का, इट वाज वन ऑफ द, ये तो तेलंगाना का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और देखिए वो क्या कर रहे थे। और जहां पे एक
कोई भी गांव में जाता था, हाँ एक और गांव था भैरवनपल्ली, वो जो वरंगल डिस्ट्रिक्ट में है, भैरवनपल्ली गांव। हाँ हाँ, वो तो काफी वहां पे फेमस है वो बैरनपल्ली हाँ मसक्कर। भैरवनपल्ली में, वहां वो दैट वाज वन ऑफ द विलेजेस व्हिच रेजिस्टर्ड द रजाकर्स। तो वो क्या कहते कि आप उसको रेजिस्टेंस को क्रश किया, तो वो क्या कर रहे थे कि कॉन्टेस्ट लगा दिया कि आप लोग ये सब हिंदुओं को लाइन में लगा दिया क्यूज में, और कॉन्टेस्ट किया कि एक बुलेट से कितने हिंदू लोग को मारते थे। वो एरिया का कलेक्टर है ना, वो जो उस एरिया का डिप्यूटी कलेक्टर है वो भी एक मुसलमान था, उसने भी स्टार्ट किया। वो देख सो एक कॉन्टेस्ट हुआ कि आप कितने हिंदुओं को मार सकते हैं एक बुलेट के लिए। और इतना भयानक हो गया, इतना भयानक कि, और इतना भयानक था सिचुएशन कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ गांव वाले क्या करते हैं कि जो लाशें हैं वो लाश पे वो भी पड़ जाते थे, एक वो दे वर एक्टिंग डेड, इनसे बचने के लिए। कुछ गांव वाले वो पास के जंगल में भाग जाते थे, या कोई आने ना बेटे कोई काली सुनसान जगह हो या कोई मठ फोर्ट हो, उसमें भाग जाते थे। और इट वाज नॉट जस्ट मुस्लिम, लाइक एक मुस्लिम जर्नलिस्ट था शोएबुल्ला खान, वो जो निजाम और रजाकस के खिलाफ लिखता था, उसको क्या किया कि उसको बड़ी हैदराबाद के रोड में ही उसको दोनों हाथ काट के उसको वहीं पे मार दिया। सो ये क्या कि ये जो रजाकर्स ने उसको एंकरेज किया, ये जो रजाक, और देयर आर सो मेनी। अब अभी भी आप तेलंगाना या मराठवाड़ा या उत्तर कर्नाटक में जाइए, वहां के गांव के लोग को उनकी फोरफादर्स, उनके पूर्वजों को कोई भी हिंदू फैमिली ऐसा नहीं होगा जिसने रजाकर्स के ज्यादा से बच सके। हर किसी को कोई ना कोई एक स्टोरी है, वो जो रजाकर्स ने उनके पूर्वजों के साथ क्या किया। हमने जो देखा, आई मीन जो रजाकर के एट्रोसिटीज वो बाहर आ गई, इट वाज लाइक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो इतना अट्रोसिटीज किया कि एकदम ये मानो कि ये तो कलयुग के राक्षस थे। हर गांव में पड़ जाते थे लोग, वो जो मर्द लोग के सब मर्द को मार देते, औरत लोग को टाल देते थे। तो ये क्या हो गई, अब ये पूरा रजाकर क्या है कि ये निजाम से भी पावरफुल हो गया। अब निजाम से भी पावरफुल हो गया। निजाम सोचा था कि मैं उनको यूज करूं, ये क्या कहते थे, भस्मासुर की कहानी, उसको यूज करिए, वो उस पे ऊपर आ गया। तो ये क्या है कि आई मीन जो भी निजाम के पास एक नवाब था मोहम्मद सईद खान, वो उसने ही गेव एडवाइस अगेंस्ट द निजाम, ये गेव टू अगेंस्ट द रजाकर्स, उसको रिजाइन करने का मजबूर कर दिया। एक उसका एडवाइजर एक था वॉल्टर मॉन्गटन, उसको भी रिजाइन किया कि ये जो रजाकर, क्योंकि रजाकर से ऐसा हो गया कि ये तो अपना पूरा एकदम दे हैड बिकम अ लॉ टू देमसेल्व्स। अब इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ये निजाम का पुलिस भी उसके साथ थे, ये जो निजाम का रेगुलर आर्मी उसके भी साथ थे। अब निजाम वाज लाइक वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे भी, कंट्रोल कर नहीं सकता। एक बार बोला कि आफ्टर जब निजाम ने सरेंडर किया सरदार पटेल को, वो बोला कि हर गलती तो होती है हर किसी से। तो सरदार ने बोला हाँ, पर गलती की ऑलवेज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो गलती किया उसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। अगस्त 15 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया जी, तो हैदराबाद में स्टेट कांग्रेस लीडर्स ने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया और वंदे मातरम का नारा भी लगा दिया। तो इमीडिएटली दे वर अरेस्टेड बाय द निजाम पुलिस। तो निजाम एक्चुअली वांटेड इंडिपेंडेंट हैदराबाद। पहले फर्स्ट ने क्या किया कि वो बोला कि he asked the British government to recognize him as a commonwealth, under the commonwealth में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ, बट दैट वाज रिजेक्टेड। देन ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिएशन था, जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन कर रहा था, निजाम ने साइन करने से इनकार कर दिया।
और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। सरदार पटेल ये कभी अलो नहीं करेगा, क्योंकि हैदराबाद तो ऑलमोस्ट लाइक राइट इन द हार्ट ऑफ इंडिया था। वहां पे इंडिया के हार्ट में एक इंडिपेंडेंट नेशन बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था, और वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो उसको साउथ पाकिस्तान बनाना चाहता था। हाँ, उसको एक और पाकिस्तान बनाना चाहता था, एक और कश्मीर बनाना चाहता। बट जस्ट इमेजिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो राइट इन द हार्ट ऑफ इंडिया था, जस्ट एक आप इमेजिन कीजिए कि इतना कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। ओके, तब ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ना वो थोड़ा खेलने की कोशिश की, वो वाला कि ठीक है तू जबरदस्ती मत करो, पीसफुल सॉल्यूशन ट्राई करो। ठीक है, तब ये पहला 1947 में, नवंबर 1947 में देखिए ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आ गया दैट हैदराबाद पाकिस्तानी, हैदराबाद का जो भी गवर्नमेंट है वो सब वैसे की वही होगी, बट कल बस वो पाकिस्तान को एक्सीड नहीं करेंगे। और ये जो के.एम. मुंशी है ना, सरदार पटेल, उसको अपॉइंट करके एजेंट जनरल भेज दिया था हैदराबाद को। बट वहां पर भी मुंशी को हाउस अरेस्ट कर दिया, तो उसको ठीक तरह से अकोमोडेशन नहीं दिया, उसको हाउस अरेस्ट करके वहीं पे लगा दिया। तो उसमें क्या किया कि निजाम ने ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, दो ऑर्डिनेंसेस पास किया। एक था कि हैदराबाद से जो भी, हैदराबाद उस तरह द टाइम वाज फेमस फॉर ऑल इट्स डायमंड्स एंड जेम्स, वो गोलकोंडा के माइंस में, कि वो किया कि वो जो डायमंड्स एंड मिनरल्स है वो हैदराबाद से इंडिया नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इंडियन करेंसी को उसने डिक्लेयर किया कि इट इज नॉट लीगल टेंडर इन द स्टेट। बोथ ऑफ देम वर वायलेटिंग द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ओके, तो वो ट्राई, एंड ऊपर से वो क्या किया, ऊपर से ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग, एक बार ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग यूएन एंड अदर मुस्लिम नेशंस, बाकी को जो मुस्लिम नेशंस है उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि आप आके असिस्ट कीजिए हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। वो यूएन पे ही टुक इट टू द यूएन आल्सो, और यूएस प्रेसिडेंट को भी गया था, वो जो हैरी ट्रूमन था, बट वो मानने से इनकार कर दिया। वो जो लेबर, ब्रिटेन का जो लेबर गवर्नमेंट है, क्लेमेंट एटली, वो भी अपना हाथ धो दिया, भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, वो भी वही किया। और एक बोलते हैं कि टिपिंग पॉइंट जाता है, जो ब्रेकिंग पॉइंट ऐसा कुछ आता है, वो क्या किया कि पाकिस्तान को 20 करोड़ का एक लोन दे दिया। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटीज है उसी से 20 करोड़ का लोन दे दिया पाकिस्तान को। ये तो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ था। यार निजाम जैसा बोल रहा था कि मैं जो करूंगा मैं करूंगा, अब जो करना हो करो। और एक ओर से निजाम ये कर रहा था कि वो इंडियन गवर्नमेंट को डिफाई कर रहा था, और एक ओर से रजाकर तो पूरा देशक एक टेरर के कैंपेन लगा दिया था अगेंस्ट वो हिंदूज को टारगेट करते हुए, पूरा कुछ मुसलमानों को भी, जो भी वो हैदराबाद को इंटीग्रेशन करना चाहता था इंडिया से, उन सब के अगेंस्ट पूरा एथनिक क्लींसिंग, मर्डर, मैसेकर सब कर रहा था। तो ये क्वेश्चन मानना पड़ेगा कि ये निजाम को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट कैसा कर सकता था। पहला बात यह था कि निजाम सोचता था कि अगर इंडिया हैदराबाद पे क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देती है, उसको इतना कैपेबिलिटी है कि वो अपने पैर पे ही खड़े हो जाएगी। और वो उसका भी मानना ये भी था कि इंडिया अभी इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके पास उतना मिलिट्री फायर पावर, क्यों इंडिपेंडेंट हो गया, पार्टीशन हो गया, इंडियन आर्मी वाज जस्ट न्यू, तो वो सोच रहा कि इंडियन आर्मी अभी नया है, वो मिलिट्री एक्शन करने के लिए उतना काबिलियत नहीं है उसका। अगर और मान लो कि इंडिया ने एक्शन लिया हैदराबाद के खिलाफ, निजाम का ये मानना था कि ये जो सारे मुसलमान देश है वो आगे आएंगे उसका रेजिस्टेंस करने के, और पाकिस्तान भी आएंगे उसका हेल्प करने के लिए। ओके। और रिजवी रिजवी ने जब सरदार पटेल से मिलने गया था, वो बोला कि अगर इंडिया हैदराबाद को अटैक करेंगे तो आपको बस 10.5 मिलियन हिंदूज का बस बोन्स एंड एशेस विल बी, नथिंग बट बोन्स एंड एशेस ऑफ 10.5 मिलियन। ये तो कासिम रिजवी ने शायद पटेल साहब को खुद बोला था ना उनके सामने। हाँ, जब कासिम रिजवी साहब पटेल से मिलने गए थे सरदार पटेल से नेगोशिएशन के लिए, वो खुद बोला कि
अगर आप हैदराबाद को अटैक करेंगे तो वहां के कोई भी हिंदू बच नहीं पाएंगे, आपको खाली बोन्स एंड एशेस मिलेगा। तो सरदार पटेल को रिप्लाई कर दिया, भैया तू अगर ये ऐसा वायलेंस का धमकी देगे ना तो हम भी उसी भाषा में बात करेंगे। I mean, if you threaten us with violence, words will be met with swords. और एक और बात है कि इंडियन गवर्नमेंट में या नेहरू को भी ये थोड़ा अप्रेंशन था कि अगर अगर एक्शन लिया गया था हैदराबाद पे, ये जो बाकी हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे, आई मीन रिटेलिटरी वायलेंस होगी। ऑल्सो थोड़ा बहुत डर क्या कि पाकिस्तान भी आके हैदराबाद को सपोर्ट करेंगे। निजाम भी वाज आल्सो आर्मिंग हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ पोर्टुगीज, और ये जो गोवा में उस तरफ उस टाइम पोर्टुगीज था, वो भी निजाम को हेल्प कर रहा था। ओके, अब टर्निंग पॉइंट क्या हो कि जून 1948 में लॉर्ड माउंटबैटन, जो निजाम का बहुत करीब दोस्त था, वो चले गया था यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए। ये कब गया था माउंटबैटन? जून 1948। जून में गया था, ओके, यस। जून 1940 में माउंटबैटन इंग्लैंड पे लेके चले गया, एंड दिस वाज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया था फिर। हाँ, और ये निजाम के लिए इट वाज अ बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि माउंटबैटन ही था जो इसको, माउंटबैटन क्या कर रहा था कि ही वाज ड्रैगिंग द इशू, नहीं ये मत करना, वो करना, ही वाज ट्राइंग टू ड्रैग द इशू। जब माउंटबैटन चले गए थे इंग्लैंड को, तब निजाम को बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि पता था अब सरदार पटेल को कोई रोकने का नहीं है। ठीक है, तो एक और कोई एक उस तरह के उस टाइम की कमांडर इन चीफ रॉय बुचर था, वो बोला कि अब मीन उस टाइम कश्मीर में भी ये चल रहा था वॉर, आपको पहला इंडिया पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया। वो बोला कि कश्मीर में भी कॉन्फ्लिक्ट है, द हैदराबाद विल बी एडिशनल फोर्ट। नहीं, सरदार बोला कुछ कोई बात नहीं, हम हैदराबाद पे अटैक करेंगे, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं। ठीक है, और फाइनल थिंग इसकी, नवाब मोइन, ये जो उसका निजाम गवर्नमेंट का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था, नवाब मोइन नवाज जंग, उसको सिक्योरिटी काउंसिल भेजा गया था। तो सरदार बोला भाई इनफ, अटैक कर दो हैदराबाद। बट उसने क्या किया कि इसको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ मिलिट्री एक्शन, ही कॉल्ड इट एज अ पुलिस एक्शन। सरदार पटेल ने उसको पुलिस एक्शन बोला, क्योंकि क्यों, अगर पुलिस, द मिनट ही कॉल्ड इट एज अ पुलिस एक्शन, it became an internal matter of India, or UN can't interfere. Though it was a military action, उसने इसको deliberately police action का नाम दिया, करेक्ट, कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। अब तो पूरा पता चला गया। ओके, ठीक है, एंड बट रजाकार्स वाज स्टिल कॉन्फिडेंट कि ठीक है, इंडियन आर्मी इसको आने दो, हम उनको देख लेंगे। ठीक है, अब एक बात, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, निजाम का जो आर्मी था उसका स्ट्रेंथ था 22,000, और ये रजाकर का जो स्ट्रेंथ था दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 2 lakhs। तो देखना कि कितना पावरफुल हो गया था रजाकर लोग। एंड हैदराबाद आर्मी तो ये इनका वेपन और लॉजिस्टिक्स ये कहां से मीट आउट होता था? एक तो था उसका काफी आर्मिंग, ये जो ऑस्ट्रेलियन आर्म्स डीलर था जो सिडनी कॉटन बोल के, वो सप्लाई करता था आर्म्स इन सबको, और they used to get some from Goa also। तो पैसा कहाँ से आता था? नहीं, निजाम के पास तो पैसा है ना। हाँ, ये सब पूरा फंडिंग है रजाकर्स का, वो सब निजाम का ही था, निजाम ने ही फंडिंग किया पूरा था। मैं वही बोल रहा ना, निजाम बोला था कि बाद में हेल्पलेस, बट ये रजाकर का पूरा फंडिंग जो है वो निजाम की खजाने से ही दे दिया था इसको, चाहे हो आर्म्स हो, इक्विपमेंट हो, जो भी हो, सब निजाम से ही आया था उसको। He was the one who was completely funded. Yeah, I mean, otherwise there was nowhere else they would be getting all that one. ठीक है, anyway, ऑपरेशन पोलो इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो ऑपरेशन पोलो का 33 पर्सन्स है, एक तो द कमांडर था वो जयंतनाथ चौधरी था, जयंत चौधरी, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था। उसने इसको ऑपरेशन पोलो का नाम क्यों दिया, क्योंकि उस दिन हैदराबाद में काफी बहुत पोलो ग्राउंड्स थे। ठीक है, और जो प्लान था, एक इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय जनरल एरिक गोडार्ड, जो सदर्न कमांड का जीओसी था,
बट एक्चुअल ऑपरेशन जो लीड किया था वो लेफ्टिनेंट जनरल श्री राजेंद्र सिंह जडेजा था, वो जामनगर रॉयल फैमिली का था. सो ही वाज द वन हु लेड दिस ऑपरेशन एंड वाज द सदर्न कमांडर. सो उसने देयर वाज सो बेसिकली लाइक वेस्टर्न साइड से देयर वर टू थ्रस्ट हियर. एक तो वेस्टर्न साइड जो शोलापुर से आएंगे, दैट वाज जनरल चौधरी. एक और था ईस्टर्न साइड जो विजयवाड़ा से आएंगे, वो दैट वाज हेडेड बाय जनरल ए रुद्रा. सो पूरा बेसिकली ये सितंबर 13 को द ऑपरेशन स्टार्टेड. सितंबर 30 को पहले नालदुग फोर्ट का और जनरल जडेजा वो किस साइड से थे? जनरल जडेजा वो सुपरवाइजिंग द ओवरऑल ऑपरेशन. जो ओवरऑल ऑपरेशन था वो जनरल जडेजा सुपरवाइज कर रहा था. जैन चौधरी जो वेस्टर्न साइड से थे वो कमांड कर रहा था. रुद्रा जो ईस्टर्न साइड थे वो कमांड कर रहा था. आई मीन दिस आर द टू, ये दो टू मेन फ्रंट्स है. ईस्ट और वेस्ट से अटैक कर रहा था हैदराबाद को. ठीक है. तो पहले दिन जो सितंबर 13 थे वो सोलापुर के पास एक नालदुग फोर्ट था. काफी कुछ रेजिस्टेंस हो गया बट वो फोर्ट सिक्योर कर दिया. देन ईस्टर्न फ्रंट पे जो आ रहे थे वो देवर सम रेजिस्टेंस एट कोदाड़ा, जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, और वहां पे भी उसको भी सिक्योर कर दिया था. सेकंड दिन पे देयर वाज सम रेजिस्टेंस इन उस्मानाबाद. आई मीन लॉट ऑफ वहां पे फियर्स रेजिस्टेंस है बट इट वाज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड. और औरंगाबाद को अंडर वाज अटैक्ड बाय डिवीजन अंडर जनरल डीएस ब्रार, और पूरा का पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था. सो बाय डे 3 को सितंबर 15 को जलना, सूर्यापेट ये सब आ गया इंडियन आर्मी के कब्जे में. और डे 4 जब सितंबर 16 को जहीराबाद आ गया. तो बाय सितंबर 17 जब इंडियन आर्मी बीदर में एंटर हो गया, और उधर से ईस्टर्न साइड से चित्याल नाम के एक टाउन को ले लिया था. और हिंगोली जो महाराष्ट्र में है वो भी इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया. निजाम को पता चला कि सब खत्म हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते. और ये रजाकर्स को जो है ना, लाइक लॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक काफी लगभग 2000 रजाकर्स मर गए थे और 2000 कैप्चर हो गए थे. और उसका जो सपना था कि एक इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट बनाने का, वो भी खत्म हो गए. और सितंबर 17 5 PM को निजाम ने सीजफायर अनाउंस किया, सरेंडर अनाउंस किया और रजाकर्स को डिस्बैंड किया. और हाँ, एक गलत बात था, कसीम रिजवी को काफी अरेस्ट कर दिया. कसीम रिजवी को काफी ही वाज जस्ट अरेस्टेड, और बाकी में और 10 साल के बाद उसको पाकिस्तान चले जाने दिया. आई थिंक दिस वाज अ ब्लंडर. उसको पूरा he should have been hanged. वो एकदम बड़ा, he was a war criminal. He should have been hanged to death. उसको पहले अरेस्ट करके बाकी बोला कि ठीक है तू पाकिस्तान चले जाएगा. वो क्या था, आई मीन ये तो कुछ सजा ही नहीं था. तो पागलपना नेहरू का था. He exchanged it with सज्जाद जहीर. सज्जाद जहीर कौन था? नहीं, आई थिंक इट वाज नेहरू, बिकॉज़ सरदार पटेल वाज कैंपेन्ड फॉर जिन्ना इन पंजाब इलेक्शन. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था. और वो ये तो काफी ब्लंडर राजबक्कर की. हाँ, एक और भी बात था. जब रजवी पाकिस्तान चले जा रहा था तो वो एक मीटिंग पर बुलाया कि एमआईएम का एक्टिविटीज कौन करेगा. कोई नहीं आया आगे, क्योंकि सबको डर था. ये जो ऑपरेशन पोलो के बाद में सबको डर था कि नोबडी वाज इंटरेस्टेड. एक आदमी वाज अ वेरी यंग लॉयर. वो आगे आया कि बोला कि ठीक है मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हूँ इसका एमआईएम को फिर से स्टार्ट करने के लिए, उस एक्टिविटीज करेंगे. और उसका नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी. ये जो आज का हैदराबाद एमपी है, ये हैदराबाद का एमपी है, उसका दादाजी फसादुद्दीन का दादाजी. आई कॉल हिम फसादुद्दीन. हाँ, ये ओवैसी लोग, ये उनका दादाजी है. और वही बोला ना कि कसीम रिजवी को फांसी देना चाहिए था, इसको छोड़ दिया. ये तो बहुत गलती था. एंड इसी हिसाब से फॉर्चुनेटली है कि हैदराबाद कश्मीर की तरफ नहीं बन गया. तो थोड़ा पॉकेट्स में ये मजलिस और ऐसी लोग है. इट्स नॉट फुली, डिड नॉट बिकम अनदर कश्मीर.
तो ऑपरेशन एंड ये जो आसफ जाही का सपना था कि हम निजाम शाही का झंडा लाल किला पे लहराएंगे, वो सब खत्म हो गया। हाँ, एक और भी, और निजाम को भी राज प्रमुख बना दे के उसको भी ऐसा छोड़ दिया। उसको भी, आई मीन एक्चुअली लॉजिकली दे शुड हैव बीन ट्राइड, बट पता नहीं, ये जो नेहरू जी का बहुत बड़ा बढ़िया दिल है ना, सबको माफ कर देते, इनको भी माफ करते। सारा प्रॉब्लम ही उसी से क्रिएट हुआ है। आज हाँ, का भी बहुत जो आप बढ़िया दिल प्रॉब्लम है, देखते हैं वो भी उसी बहुत का है। बड़े दरिया दिल है ना उसका, उसको माफ कर दिया, उसको राज प्रमुख बना दिया। अरे क्या है, उसको क्या गया, उसका वो जो निजाम का वेल्थ था उसका वो उसके पास ही था। और रिजवी था, वो जेल में था 10 साल, और वो बाद में पाकिस्तान चला गया। उनको क्या, कौन सी सजा मिल गया? वो जो जब रिजवी गेटिंग वाज गॉट अवे, दैट वाज द बास्टर्ड, उसको पूरा फांसी का सजा मिलना चाहिए था। आई मीन दैट इज व्हाट, अगेन ये जो हमारे इंडियन हिस्ट्री पे देखना है, कहते हैं ये क्या बोलते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है, ये एक था उसी तरह की। हम लोग वॉर जीतते थे, बट इसी तरह की ये करते थे। ठीक है, सो या सो ओवरऑल दैट इज फ्रॉम माय साइड ऑन रजाकर्स एंड हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो पूरा रजाकार का हिस्ट्री था, वो इंडिपेंडेंट आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, वो वाइट वॉश कैसे किया गया? नहीं, एक्चुअली क्या हो गएगी, द टू थिंग्स एक्चुअली, ये जो रजाकर का एट्रोसिटीज था, निजाम का एट्रोसिटीज था, दैट वाज मोस्टली रिटन बाय तेलुगु राइटर्स। ये जो तेलुगु राइटर्स है वो राइट कर रहा था। ये जो अंग्रेजी का राइटर्स है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स है, दे यूज्ड टू व्हाइट वॉश द निजाम एंड एवरीथिंग। ये जो पूरा निजाम का रूल क्या वो व्हाइट वॉश कर रहे थे। तो वो क्या कि वो राइटिंग सबके पास गए। और ये जो तेलुगु में काफी कुछ राइटर्स थे जो निजाम और रजाकर्स के बारे में लिखे थे, बट देयर वाज नो एफर्ट टू मेक टू ट्रांसलेट दोस वर्क्स टू रीच टू अ लार्जर ऑडियंस। उसी की वजह क्या कि वो, आई मीन एक्चुअली दैट इज, सी हमारा हिस्ट्री का टेक इट ओवरऑल, दैट इज द प्रॉब्लम कि जो अच्छा, आई मीन व्हाट इज द रियल हिस्ट्री है ना, वो सब रीजनल लैंग्वेजेस में, या तेलुगु हो या कन्नड़ा हो, हिंदी हो। So most of the writing against Rajaka, which was documenting the atrocities of the Razakars and Nizam, that was in Telugu. वो ट्रांसलेट नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया गया उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसको बाहर जाने के लिए। और दूसरी की तरह थे जो अंग्रेजी इंग्लिश राइटर्स है ना, वो उसने पूरा व्हाइट वॉश कर दिया निजाम को। वो बोला कि हाँ जी रजाकर्स तो गलती था, बट वो निजाम तो मजबूर था। दे मेड इट उस तरह की इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। आई मीन दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट द, उसको उतना आइडिया नहीं है कि रजाकर से निजाम की हिस्ट्री में क्या हुआ था। वही जो मैं बोला ना आपको शुरू में कि सिचुएशन वाज कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे, वो उनको अपना कॉलेज छोड़ के जाना पड़ा था। ही हैड टू माइग्रेट टू नागपुर टू कंप्लीट हिज एजुकेशन। और वो इसलिए क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था निज़ाम के खिलाफ। लेकिन वो जब खुद आते हाँ, हैं और ही बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट लीडर, बिकम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, उस टाइम पे वो वही सारे काम जो है वो नेहरूवियन काम करते हैं। वो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है उसको एक तरह से वाइट वॉश करा देते हैं। तो ये कैसे हुआ कि पूरा आपका आंध्र प्रदेश और सक्सेसर स्टेट तेलंगाना में वो पूरा हिस्ट्री गायब कर दिया गया? आपके किसी करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता? मैंने पूछा था लोगों से। नहीं पढ़ा नहीं, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि हम लोगों को वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा पड़ा था। ये बोला कि भाई डिग अप हिस्ट्री। अभी भी काफी कुछ लोगों में वही एटीट्यूड है कि क्यों पुराना हिस्ट्री पढ़ा दे, क्यों वो ये करने। अभी भी तो हैदराबाद में, इफ यू टेक द एलाइट ऑफ हैदराबाद, अभी भी वो निजाम का ही प्रेस करते हुआ, ही वाज अ वेरी ग्रेट रूलर, ही बिल्ड, ये सब बिल्ड किया, वो सब बिल्ड किया। आई मीन ये वो जो मेंटल ब्रेन वॉशिंग है ना, इट विल टेक सम टाइम टू, अब पता नहीं कितने टाइम लगेगी, बट काफी कुछ टाइम लगेंगे इससे बाहर आने की। ये जो मूवी बन रहा है रजाकार, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पता है, एटलीस्ट काफी सम पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द रजाकार्स। आई मीन थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि, मेरे को पता नहीं कि वो हिंदी में अभी तक पूरा रिलीज हुआ है या नहीं।
आई एम नॉट श्योर, तेलुगु में बट तो वो रिलीज हो हिंदी गया, अगर में रिलीज, हिंदी में टुमारो, आई थिंक इट्स रिलीजिंग तेलुगु में रिलीज हो गया, बट हिंदी में पता नहीं वो रिलीज हो या नहीं पूरी तरह का। अगर हिंदी में रिलीज हो जाएगा तो आज फ्राइडे है ना, काफी कुछ लोग व्हेन वी आर टॉकिंग इट्स फ्राइडे टुडे, जब ये बना रहे हैं हम, तो आज रिलीज होने का बात है शायद। ठीक है, अगर वो हिंदी में रिलीज हो गया ना तो काफी कुछ लोगों को पता चलेगा। आई मीन बिकॉज ऑफ द ये जो रजाकर्स का जो है ना, वो काफी कुछ लोग को पता चलेगा। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच रत्नाकर जी, आपने बहुत अच्छे से जो है इसका थैंक्स संजय, मेरे को बताया। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और डेफिनेटली पीपल नीड टू नो अबाउट रजाकार्स इन मच ग्रेटर डिटेल। ये तो आज का तो हमारा जो है, दिस इज मोर और लेस इन ओपनिंग सेशन, लेकिन ये जो रजाकार का बेसिकली जो रजाकार का जो थियोलॉजी है, विच इज द बेसिक इस्लामिक थियोलॉजी, वो क्या था उसके बारे में भी काफी कुछ वो एक्चुअली जानने का जरूरत there's है। actually काफी कुछ, there's a lot of that one there also, वो भी जी हाँ, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।